नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुर्तजा अब्बासी की खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। मुर्तजा के कबूलनामे का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज वन इंडिया पर है। एटीएस की पूछताछ में हमलावर मुर्तजा ने पूरी कहानी बताई है। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि टेम्पो से गोरखनाथ मंदिर आया था। उसने कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसी गुस्से में हमला किया। हमने सोचा था अपना काम कर देंगे, फिर चले जाएंगे। साथ ही उसने कबूला है कि सीए और एनआरसी का मुद्दा भी हमारे दिमाग में चल रहा था। नेपाल भी गया, लेकिन डिप्रेशन की वजह से सो नहीं पाया। तो मुर्तजा ने ये सारे कबूलनामे किए हैं और इसका एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है। उसने कहा कि हमने सोचा था काम करेंगे और चले जाएंगे। के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई कटरे में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम स्कूल से कर रहे थे, घर से निकल के आगे मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई। उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। तो नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी जहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर बताया? 7 पार्क रोड। 7 पार्क आगे आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्चेंडाइज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। कार्बन्स के बगल में तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, आप बताए सम्मान आया अगर बताया? हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, CCTV भी देखा, सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है। तो तुम देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई लगता है रात 3 बजे आकर हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के लिए निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही। वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डर है, लेकिन माइंड में डर है। किस चीज़ का? कोई बात भी है, कोई इंसिडेंट नहीं? वो मेरे बड़े पापा कह रहे थे कि क्या है, सोचो कुछ भी हो गया, मतलब गाड़ी हो गया हो क्या, या कुछ भी सोचो तुम्हारे पिछली शादी हो गई, तुमने कुछ केस किया है क्या, आप सोचना दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। हमारा नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदार का काम करके, तो उसमें वहीं थे तो क्या कुछ सीरियस लग रहा है कुछ। ठीक है, पुलिस की कोई बात नहीं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम सोचे कि फॉर इमीडिएट पर्पस ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर फोन भी ट्रेसेबल ना हो। तमाम थाने है, चौकी है, वहाँ जाने के। कल वहाँ क्यों गए थे मंदिर पे? हुआ क्या कि हम जब नेपाल में गए थोड़ा खराब
और लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार जैसा कि परिजनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुर्तजा बीमार है, दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन कबूलनामे का हमने ये वीडियो भी न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को दिखाया। बातों से ऐसा जाहिर नहीं होता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है या फिर किसी तरीके की परेशानी समझ में आती है। सीधे साफ तौर पर कह रहा है कि मैं परेशान था, सीए एनआरसी को लेकर के मेरे मन में गुस्सा था, सोचा था मैंने काम करूंगा और निकल जाऊंगा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से सामने आई हैं। ये उस दौरान है जब वो घायल हुआ, एटीएस की टीम आई, पुलिस से उसने अपनी अभिरक्षा में लिया और उसके बाद इलाज के दौरान जब वो अपने बेड पर था और एटीएस के जो अधिकारी थे वो उससे पूछ रहे थे ये प्राथमिक तौर पर कि आपने क्या किया, कैसे पूरे घटना को अंजाम दिया, क्या चीजें हुई, क्या बात थी, क्या वजह थी, क्यों आप वहां पहुंचे थे। ये बहुत सारे सवाल थे जो मुर्तजा से यूपी एटीएस के जवान कर रहे थे, जो अधिकारी थे वो पूछ रहे थे। उस दौरान साफ तौर पर इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है वो भी मेरे दिमाग में था, सीए एनआरसी जैसी चीजें भी मेरे दिमाग में थी, मैं नेपाल भी गया, हालांकि मेरे दिमाग में डिप्रेशन था जिस वजह से मैं सो नहीं पाया। और बावजूद इसके जिस तरीके से चीजें वो इस वीडियो में बोल रहा है, उसने कहा कि मैंने टेम्पो लिया और उसके बाद मैंने बोला कि मुझे गोरखनाथ मंदिर पर उतार देना, मैं उतरा और मेरे दिमाग में ये चीजें थी कि मैं उतरूंगा, अपना काम करूंगा, काम करने के बाद चला जाऊंगा या फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। मतलब साफ है कि उसके दिमाग में यह बात भी थी कि संभवतः सुरक्षाकर्मी उसे मार भी सकते हैं। तो ये दिमाग भी कहीं ना कहीं वो लगा रहा था कि क्या चीजें हो सकती हैं और ये बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हैं। तो एक सवाल उठ रहा था, जैसा कि आज भी बयान पॉलिटिकल तौर पे आया सपा अध्यक्ष की तरफ से भी, और हालांकि इस पर डिप्टी सीएम ने भी अपना बयान जारी किया, बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस पर ट्वीट किया, पूरे मामले का पॉलिटिसाइज जरूर हो गया। और जिस तरीके से इस वीडियो में एटीएस अधिकारियों को उसने अपना कबूलनामा दिया है वो बहुत सारी चीजों पर विराम लगाता है। एक तो उसके दिमाग में क्या चीजें थी उस पर साफ तौर पर चीजें साफ हो रही हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि जो दिमागी तौर पर उसके बीमार होने की बातें थी वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रही। उसके पास से मुंबई के टिकट थे, जामनगर के टिकट थे, उसके अलावा वो खुद इंजीनियर है, लैपटॉप पे काम करता था, उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उसके अलावा नेपाल गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी हम सूत्रों के हवाले से चला रहे थे, लेकिन अब इन वीडियोस को देखेंगे तो उसमें सारी चीजें साफ होती हैं कि वो नेपाल भी गया था। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं उसको दिमागी तौर पर जो विक्षिप्त बताया जा रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है और सीधे तौर पर वो पूरी तरीके से सजग है और सब चीजों को जान रहा है, समझ रहा है और इन पूरे घटनाक्रम को करने के बाद उसका क्या होगा इस पर भी उसने सोचा था, जो कहीं ना कहीं मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के लिए असंभव है। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के जारी मुर्तजा है वो मरने और मारने दोनों की सोच लेकर के आया था गोरखनाथ मंदिर में। शासन प्रशासन अभी तक इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि इसे आतंकवादी घटना ना माना जाए। जितने भी सबूत मिल रहे हैं तो कहीं तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं तो कहीं तार आईएसआईएस से भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो वीडियो मिले हैं, जो कागजात बरामद किए गए हैं लैपटॉप से मुर्तजा के, उसका सीधा संबंध क्या इन एजेंसियों के साथ मुर्तजा का देखते हुए नजर आ रहा है या फिर वो इनकी विचारधारा से प्रभावित था, ब्रेन वॉश किया जा रहा था? देखिए, उनकी विचारधारा से जो चाहे कोई भी रहे हों, उनकी विचारधारा से वो प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो अभी तक उसके लैपटॉप और मोबाइल से डिटेल्स मिले हैं उसमें यह है कि वो सीरिया के कुछ लोगों के संपर्क में था। हालांकि वो कौन लोग थे, उनसे किस तरीके की बातें होती थी, ये अभी भी यक्ष प्रश्न है। उसको लेकर लगातार एजेंसियां बात कर रही हैं। हालांकि उसके एक साथी रहमान को भी यूपी एटीएस ने उठाया है, तो कहीं ना कहीं उससे भी पूछताछ होगी और जानने की कोशिश होगी कि उस दिन जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है उस दिन जब बात हुई तो किस बारे में बात हुई थी और क्या बात हुई थी और पहले वो किस तरीके की बातें करता था। हालांकि उसके परिजनों से भी बात हो चुकी है, साथ ही साथ उसके ससुराल के लोगों से बात हो चुकी है, पूर्व ससुरालियों से और वर्तमान जिनके साथ उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा था। ये बहुत सारे सवाल उठे हैं और उन पर लगातार एटीएस कहीं ना कहीं चीजों को खोजबीन कर रही है। लेकिन ये वीडियो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, बताने वाला है कि किस तरीके से उसके दिमाग में चीजें थी, आगे क्या वो करने वाला है यह उसने सोचा था, करने के बाद क्या होगा। मतलब सीधे तौर पर उसको सुरक्षाकर्मी मार सकते हैं, उसको गोली से भी मारी जा सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो उसने साफ एक लाइन बोली है कि उसके दिमाग में ये चीजें थी कि मैं अपना काम करूंगा, या तो मैं चला जाऊंगा या मेरा काम तमाम होगा। तो साफ है कि कहीं ना कहीं वो सारी आगे और पहले होने वाली चीजों के बारे में पूरी तरीके से सोच चुका था, श्योर था। मिटने और मिटाने के उद्देश्य से वहां पर इस घटना को अंजाम देने के लिए मुर्तजा पहुंचा था
और अब जब वो पकड़ा गया है तो उसने ये सब कबूल भी कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक है। स्कूटी सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोली मार दी है। लूट की कोशिश के दौरान ज्वेलर्स को गोली मारी गई है। ज्वेलर्स को गोली मारकर फरार हुए हैं बदमाश। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र की घटना है। लगातार गाजियाबाद में लूटपाट की घटना बढ़ते जा रही है और गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र की एक और घटना जहां गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है और स्कूटी सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोली मार दी है। गाजियाबाद में एक के बाद एक लगातार घटनाएं होती जा रही है। पिछले दिनों की अगर बात करते हैं तो मसूरी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और अब फिर से एक और बड़ी घटना गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। गाजियाबाद में पुलिस का जो डर है वो कहीं ना कहीं बदमाशों में खत्म हुआ दिख रहा है। बेखौफ होकर के बदमाश आतंक फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप से पिछले दिनों 25 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद बैंक में 12 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और अब ज्वेलर्स को गोली मार करके बदमाश फरार हो गए हैं। गाजियाबाद में खाकी के नीचे बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बदमाशों में डर खत्म हो रहा है। यहाँ हम व्यापार मंडल के माध्यम से पहुँचे हुए हैं और ये हमारे राकेश मार्ग क्षेत्र में जो व्यापार मंडल बना हुआ है, हम सब व्यापारी अभी इकट्ठा हुए और यहाँ पर जो लूट की घटना हुई है, 2 लोग स्कूटी पे आए थे और सारे में सीसीटीवी लगे हुए हैं। कोई दहशत नहीं है उनके मन में। उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, पीठ पे उनके पिट्ठू बैग था और उन्हें रोकने की भी कोशिश करी गई तो उन्होंने गोली चला दी, जिसमें जो हमारे सुनार हैं वर्मा जी वो घायल हुए हैं। उन्हें यशोदा एडमिट कराया है और हमारे एसपी सिटी साहब निपुण अग्रवाल जी इस समय मौके पर हैं। दोनों बाप बेटे बैठे थे, वो दोनों की एंट्री हुई। एंट्री होने पे उन्होंने यहाँ मैंने क्या बात है बोली, कस्टमर समझे हम जी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से तमंचा निकाला और सीधा बोला निकाल के मारो जी। अब उन्होंने इतना कहीं मैं खड़ा हो लिया, खड़ा होते इसका मैंने कहीं हाथ पकड़ लिया जी। हाथ पकड़ने लड़का वहाँ से मेरा खड़ा हो गया, लड़का वहाँ से खड़ा हुआ, इतने में उन्होंने हाथ छुड़ा के गोली मार दोनों बाप। तो गाजियाबाद से यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में साबित हो जाता है कि पुलिस के मन से जो डर है वो समाप्त हो गया है बदमाशों में। जी बिल्कुल, देखिए कल ही गाजियाबाद पुलिस ने 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया था, जिसमें 25 लाख रुपए की लूट और साथ ही पीएनबी बैंक में हुई 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया था, जिसमें कि बदमाश को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के राकेश मार्ग इलाके पर और आप देख सकते हैं ये जो भगवत स्वरूप सुनार बनवारी लाल ज्वेलर्स है, यहाँ पर उनकी दुकान है और यहाँ पर इनके पिताजी अरविंद और विकास, इनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने यहाँ पर आज वो बैठे हुए थे, तभी 2 लोग बदमाश यहाँ पर आए और आने के बाद उनसे लूट पाट करने के इरादे से घुसे और लूट करने के बाद जब उन्होंने उनके ऊपर गन तानी तो उन्होंने उसका बदमाशों का हाथ पकड़ लिया और लूट का विरोध करने पर उन्होंने जो इस समय उनका जो बेटा विकास था वहाँ पर उसको गोली मार दी। फिलहाल विकास के पेट में गोली लगी है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो बदमाश लूट करने के लिए आए थे वो लूट नहीं कर पाए। तो ये माना जाए कि लूट का जो विरोध करने पर ये पूरी वारदात की गई है। गाजियाबाद के एसएसपी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जांच कर रहे हैं और बदमाशों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से पुलिस खुलासों के बाद एक खुशी जाहिर कर रही थी, अवनीश अवस्थी जो है उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया था गाजियाबाद पुलिस को, और ऐसे में आज जो ये घटना हो जाती है वो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाती है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि किस तरीके से अधिकारियों का निलंबन हो रहा था, उसके बाद फिर से एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है गाजियाबाद में। और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिल रही है कि बदमाशों के मन से पुलिस का डर इस तरीके से गायब हो गया है कि दिन दहाड़े किसी भी वक्त आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। ना सीसीटीवी फुटेज की उन्हें पड़ी हुई है और ना ही यहाँ पुलिस का डर उनके मन में दिख रहा है। देखिए, दर्शकों को अपनी बात समझाने के लिए मैं एक जो विजुअल है वो दिखाना चाहता हूँ कि ये आप इधर देखिए, यहाँ पर पूरा जितना भी
बड़ी खबर बताते हैं यात्राम, उसके बाद आपका रुख करते हैं गाजियाबाद गन शॉट मामले में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां मामले में मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार अब एक्टिव हो गए हैं। तो बड़ी खबर, घटना में घायल के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। गनशॉट मामले में बताया गया है कि इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए फ्रंट फुट पर खुद आईजी प्रवीण कुमार हैं। गाजियाबाद गनशॉट मामला है, पुलिस के हाथ इसको लेकर के अहम सुराग लगे हैं और अब आईजी प्रवीण कुमार ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अपराधियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। मामले में मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं और कहा है कि घटना में घायल के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए फ्रंट फुट पर आईजी प्रवीण कुमार हैं। तो ये बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां गनशॉट मामले में पुलिस के हाथ अब अहम सुराग लगे हैं। गाजियाबाद में लगातार एक के बाद एक दिन दहाड़े बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और यादराम भारती का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। यादराम, घटना में जो भी घायल हुए हैं उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी, आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब अहम सुराग हाथ लगे हैं। देखिए, जिस समय घटना है वो उन्होंने गाजियाबाद में और तमाम घटना स्थलों को जाकर उन्होंने कुछ मौके का मुआयना भी किया। कुल मिलाकर अब प्रवीण आईजी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो फ्रंट फुट पर वो रहेंगे और तमाम जो घटनाएं हैं उनके खुलासे को लेकर पूरी तरीके से उनका सुपरविजन रहेगा। कल भी वो गाजियाबाद में थे और उन्होंने यहाँ पर बैठकर पुलिस का मनोबल काफी बढ़ाया और मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने जो पुलिस है उनको शाबाशी भी दी, 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। लेकिन जिस तरह से आज की ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो चुनौती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल यादराम, देखिए पुलिस प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं सवाल ऐसे में उठ रहे हैं कि आखिरकार एक के बाद एक 3 बड़ी वारदात को अंजाम किस तरीके से बेखौफ बदमाश दे जाते हैं। और पुलिस को कानों कान भनक तब भी नहीं लगती है जब पुलिस के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, जहां पर निलंबन होता है, आईजी को सीधे अटैच किया जाता है और उसके बाद भी पुलिस में जागरूकता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। पुलिस बिल्कुल भी जागरूक नजर नहीं आती है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के भी। देखिए, अभी अभी एक खबर आ रही है कि गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और सारी चीजों का जायजा लेने के बाद उन्होंने यहाँ के जो लोकल चौकी इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और साथ ही वो इस समय यहाँ पर पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक घटना, एक दृश्य के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक व्यस्तम चौराहा है जहाँ पर पुलिस की जो टिकट है वो हमेशा खड़ी रहती है और साथ ही इस व्यस्त चौराहे पर 2 बदमाश आते हैं और 2 बदमाशों के आने के बाद यहाँ पर वो आसानी से दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और कुछ सामान दिखाने के लिए बोलते हैं और कहा यह जाता है कि जब वो लूट की कोशिश करते हैं और ऐसे में जो व्यापारी सुनार है वो उनकी विरोध करता है, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। तो फिलहाल तमाम यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और जो भी लापरवाह कर्मचारी है उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जाएगी। आप देख सकते हैं जी यादराम, इस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं व्यापारियों के मन में गुस्सा भी होगा, डर भी होगा कि आखिरकार हमारी सुरक्षा कैसे होगी जब दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स को, एक ज्वेलर व्यापारी जो है उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इस समय से जहाँ पर घटना हुई है उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर व्यापारी छूटने शुरू हो गए हैं और उनका काफी नाराज भी है और उनका कहना है कि जब हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ऐसे में व्यापार कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यापारी है, वर्ग है, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है और बहुत ज्यादा वो लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब तक व्यापार नहीं होगा, व्यापारी डरते रहेंगे, वो सही से व्यापार नहीं करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया यादराम आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आगरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। अवैध रूप से बनाई जा रही है कॉलोनी पर एडीए ने बुलडोजर चलाया है। केशव कुंज के नाम से बनाई जा रही थी कॉलोनी। ताजगंज थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा की घटना है। तो ये बड़ी खबर, जहां लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अपने काम पर लगा हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये कहा था कि जैसे ही चुनाव जीत कर आएंगे बुलडोजर बाहर आएगा। और देखिए बुलडोजर अब बाहर आ गया है और आगरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया है। तो अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर एडीए ने बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार हर जगह से देखने को मिल रही है, लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक और प्रयागराज से लेकर के आगरा तक। ये एडीए के द्वारा अब
आगरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। ताजगंज थाना क्षेत्र के महुआ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी को अवैध जो कंस्ट्रक्शन था उसे गिरा दिया गया है। तो अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी पर एडीए ने बुलडोजर चलाया है। ताजगंज थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा में ये बुलडोजर चलाया गया है। अवैध रूप से अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से एडीए ने बुलडोजर चला करके यहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है और ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई एक्शन यहां पर लिया गया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जैसे ही सरकार में आते हैं बुलडोजर फिर से निकलेगा मेंटेनेंस से, और अब ये बुलडोजर बाहर आ गए हैं। कृष्णा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, थाना ताजगंज क्षेत्र के महुआ खेड़ा का मामला है। यहाँ पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसकी लगातार शिकायत आ रही थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद फिर प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पे आए हैं और अवैध कॉलोनी जो बन रही थी उस पर अवैध बुलडोजर चला है। और इसके अलावा आपको बता दें, ऐसी और भी कई जैसे कॉलोनी चिन्हित की जा रही है जिन पर इस तरह के बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि एडीए ने इससे पहले भी इस महीने में ऐसे 3 या 4 कॉलोनी पर अवैध कॉलोनी जो बनी थी उन पर बुलडोजर चलाया है। इसके अलावा अभी बसई जो मंडी थी अवैध तरीके से बनाई जा रही थी उस पर बुलडोजर चला। उसके बाद ताजगंज जहाँ बस स्टैंड था वहां पर बुलडोजर चला। तो निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और काफी लोग इस बात की प्रशंसा भी करते नजर आ रहे हैं कि जी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार थी ये अब बाबा बुलडोजर की सरकार बनी है। तो निश्चित तौर से बिल्कुल कृष्णा, इस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है, लोगों के मन में कहीं ना कहीं और भूमाफियाओं के मन में डर भी होगा। बहुत शुक्रिया। तो बिजनौर में भी चला है योगी सरकार का बुलडोजर। हत्यारोपी के कब्जों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। हत्या आरोपी ने ग्राम समाज की जमीन पर किया था कब्जा। 26 मार्च को राशन डीलर की गोली मारकर हत्या की थी। तो हत्या के आरोपी के यहां भी बुलडोजर चला है। 26 मार्च को राशन डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब बुलडोजर यहां पर भी चला है। बिजनौर में भी योगी सरकार का बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हत्या के आरोपी के घर को किस तरीके से ढहाया गया है। आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, भूमाफियाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में किसी भी तरीके का माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीधा सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहां पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से इस निर्माण को यहां पर ढहाया गया है। और एक और बड़ी खबर मेरठ से, जहां गौ सेवक नेत्रपाल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। गौशाला की जमीन विवाद में की गई नेत्रपाल की हत्या। 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गंभीर रूप से घायल हारून का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नेत्रपाल के भाई चरण सिंह ने भागकर बचाई थी जान। तो गौशाला की जमीन विवाद में नेत्रपाल की हत्या की गई थी। 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मेरठ से ये बड़ी खबर है, जहां गौसेवक नेत्रपाल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। तो गौशाला की जमीन विवाद में नेत्रपाल की हत्या की गई थी। बड़ी खबर महोबा से, जहां शराब के नशे में धुत खाद्य निरीक्षक का एसडीएम कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। गुटखा लदा लोजर के मामले में एसडीएम ने मांगा था खाद्य निरीक्षक से स्पष्टीकरण। खाद्य निरीक्षक ने महिला एसडीएम श्वेता पांडे से अभद्रता की। नायब तहसीलदार पंकज गौतम को भी कहे अपशब्द। नशेबाज खाद्य निरीक्षक की एसडीएम ने कराई मेडिकल जांच, डीएम को भेजी रिपोर्ट। खाद्य निरीक्षक के नशे में होने की मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है। डीएम ने खाद्य निरीक्षक नागेंद्र पटेल के खिलाफ शासन को कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की। कुलपहाड़ तहसील परिसर की पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीएम ने मेडिकल जांच डीएम को भेज दी है। खाद्य निरीक्षक के नशे में होने की मेडिकल जांच की पुष्टि भी हो गई है। डीएम ने खाद्य निरीक्षक नागेंद्र पटेल के खिलाफ शासन को कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कुलपहाड़ तहसील परिसर की घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां खुर्जा पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप कुमार। मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्कूल चलो अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा, स्कूल चलो अभियान में हमारा साथ दें और सभी बच्चे स्कूल पढ़ने पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जूते, मोजे, किताब, ड्रेस दे रही है। संदीप कुमार ने कहा, स्कूल चलो अभियान को सफल बनाएंगे। बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप कुमार, जहां उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्कूल चलो अभियान चलाया गया है और स्कूल चलो अभियान में साथ देने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की है और कहा है कि हमारी सरकार जूते, मोजे, किताब, ड्रेस दे रही है। स्कूल चलो अभियान को सफल बनाएंगे। बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। मामूली विवाद में जमकर ईंट, पत्थर और धारदार हथियार चले हैं। गाड़ी खड़ी करने को लेकर बताया जा रहा है विवाद। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में भर्ती है। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।